हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न को उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखें। सबसे पहले हम ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बताएंगे। भूमिका है, ऊर्जा सुरक्षा जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा सतत विकास के लिए भारत नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहा है। साथ ही उजाला तथा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जैसे एलईडी कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के प्रमुख साधन हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति एवं लक्ष्य के बारे में। भारत विश्व के अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है। सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास एवं अपशिष्ट से ऊर्जा इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला पॉइंट है, गैर जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है। हम अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय लक्ष्य। वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। कुल विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, एलईडी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का महत्व देखें। क्या क्या महत्व हो सकते हैं। बिजली की खपत एवं उपभोक्ता का बिजली बिल कम करता है। कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा अपव्यय में कमी लाता है। पारंपरिक बल्बों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष एवं टिकाऊ है। उजाला योजना के माध्यम से करोड़ों एलईडी बल्ब वितरित कर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिला है। अगला पॉइंट है, स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम से नगर निकायों की बिजली लागत में कमी आई है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार तथा एलईडी कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा, हरित विकास और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। ये पहल भारत को सतत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। भूमिका है, भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नेतृत्व में सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक पहचान बनाई है। यह उपलब्धियां केवल वैज्ञानिक सफलता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत की प्रमुख उपलब्धियां के बारे में देखें। चंद्रयान 3 की सफल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, मंगलयान का प्रथम प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचना, आदित्य L1 मिशन द्वारा सूर्य के अध्ययन की शुरुआत,
नाविक स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली विकसित करना, PSLV एवं GSLV के माध्यम से अनेक विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, गगनयान मिशन के माध्यम से मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी करना। सामाजिक आर्थिक विकास में अब हम योगदान को देखेंगे, क्या क्या योगदान है। पहला है कृषि के क्षेत्र में फसल आकलन, मृदा एवं जल संसाधन प्रबंधन। दूसरा पॉइंट है आपदा प्रबंधन, बाढ़, चक्रवात एवं भूकंप की निगरानी और समय पूर्व चेतावनी। तीसरा पॉइंट है संचार एवं शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन तथा डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है मौसम पूर्वानुमान, किसानों, मत्स्य पालकों एवं नागरिकों को सटीक जानकारी देना। नेविगेशन, परिवहन, रक्षा और लॉजिस्टिक्स में दक्षता हासिल करना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्टार्टअप, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, रोजगार एवं विदेशी राजस्व में वृद्धि करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विज्ञान से जन कल्याण की अवधारणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। भविष्य में गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 तथा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने के साथ साथ समावेशी एवं सतत सामाजिक आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है। अति सूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा देश के विकास के प्रक्रम में इसके प्रयोग के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भूमिका लिखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी 1 से 100 नैनोमीटर स्तर पर पदार्थों के निर्माण तथा नियंत्रण की विज्ञान प्रौद्योगिकी है। इस स्तर पर पदार्थों के गुण बदल जाते हैं जिससे स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण तथा उद्योग में क्रांतिकारी समाधान संभव होते हैं। इसलिए इसे 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकी माना जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकी क्यों। उच्च दक्षता एवं कम लागत वाले उत्पादों का विकास, चिकित्सा में लक्षित दवा वितरण एवं शीघ्र निदान, ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर सौर सेल, बैटरी एवं ईंधन कोशिकाएं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे, तेज एवं ऊर्जा कुशल उपकरण, जल शोधन, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण में उपयोग। एवं भारत सरकार के नैनो मिशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। वर्ष 2007 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा नैनो मिशन का शुभारंभ हुआ। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन, उत्कृष्टता केंद्रों एवं आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, मानव संसाधन विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों के बीच नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। एवं देश के विकास में प्रयोग के क्षेत्र देखेंगे, क्या क्या सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले कैंसर उपचार, जैव सेंसर आदि। कृषि के क्षेत्र में नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक जैसे नैनो यूरिया। एवं ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता, बैटरियां एवं सौर ऊर्जा। पर्यावरण के क्षेत्र में जल शोधन एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि। अब हम रक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, रक्षा एवं उद्योग, हल्के, मजबूत एवं उन्नत पदार्थों का निर्माण। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रभावी नियमन, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बड़ी परियोजनाओं के नियोजन के समय
मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संघात है जिस पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिए सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। अब हम पहले परियोजनाओं के बारे में लिखिए, थोड़ा भूमिका देंगे। भूमिका है बड़े बांध, राजमार्ग, खनन, औद्योगिक गलियारे तथा शहरी विस्तार जैसी विकास परियोजनाएं आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं, किंतु इनके कारण मानव बस्तियों का विस्थापन, आजीविका की हानि तथा सामाजिक पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है। अतः विकास और पुनर्वास के बीच संतुलन आवश्यक है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। संघात कम करने के प्रमुख उपाय। पहला है परियोजना में से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य किया जाए। दूसरा पॉइंट है प्रभावित समुदायों की पूर्व स्वतंत्र एवं सूचित सहमति तथा जन सुनवाई सुनिश्चित की जाए। अगला पॉइंट है भूमि के बदले भूमि, उचित एवं समयबद्ध मुआवजा तथा पारदर्शी पुनर्वास नीति लागू हो। फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे आजीविका पुनर्स्थापन हेतु कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। हम पांचवा पॉइंट देखेंगे पुनर्वास स्थलों पर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हम अगला पॉइंट देखेंगे आदिवासी एवं कमजोर वर्गों के सांस्कृतिक अधिकारों तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 का पालन किया जाए। अगला पॉइंट हम देखेंगे परियोजनाओं के विकल्पों का मूल्यांकन कर न्यूनतम विस्थापन वाला विकल्प अपनाया जाए। फिर अगला पॉइंट है स्वतंत्र निगरानी, शिकायत निवारण तंत्र तथा पुनर्वास के बाद सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि समावेशी एवं सतत विकास होना चाहिए। उचित पुनर्वास, जन भागीदारी और पारदर्शी शासन के माध्यम से विकास परियोजनाओं तथा मानव हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे सबका साथ सबका विकास की भावना साकार होगी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। ये हमारा मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण तथा प्राकृतिक जल निकासी तंत्र के क्षरण के कारण भारत के अनेक शहरों मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि में शहरी बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित आपदा भी है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। शहरी बाढ़ के प्रमुख कारण उच्च तीव्रता एवं अल्प अवधि की वर्षा जैसी घटनाएं। दूसरा पॉइंट है अनियोजित शहरीकरण एवं अत्यधिक कंक्रीटीकरण जिससे जल का अवशोषण घटता है। तीसरा पॉइंट है जल निकासी तंत्र की अपर्याप्त क्षमता तथा नालों में अतिक्रमण। अगला पॉइंट है झीलों, तालाबों एवं आर्द्र भूमियों का अतिक्रमण। अगला पॉइंट है ठोस अपशिष्ट से नालियों का अवरुद्ध होना। आगे देखें जलवायु परिवर्तन के कारण चरम वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अब हम जोखिम कम करने की तैयारियों के बारे में क्या क्या तैयारियां किया जा सकता है। पहला पॉइंट है IMD आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं रियल टाइम मौसम निगरानी। दूसरा पॉइंट है सारी बाढ़ प्रबंधन योजना तथा संवेदनशील क्षेत्रों का जोखिम चित्रण करना। फिर अगला पॉइंट है वर्षा पूर्व नालों की सफाई एवं जल निकासी तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना। फिर अगला पॉइंट है NDMA, NDRF, SDRF एवं नगर निकायों के बीच समन्वित कार्रवाई करना।
फिर पांचवा है राहत शिविर, सुरक्षित निकासी मार्ग, आपातकालीन संचार एवं चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करना। फिर अगला पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पारगम्य सतहें, हरित क्षेत्र तथा जलाशयों का संरक्षण करना। अगला पॉइंट है नागरिक जागरूकता, मॉक ड्रिल एवं सामुदायिक सहभागिता हासिल करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है सारी बाढ़ का समाधान केवल आपदा के समय राहत तक सीमित नहीं, बल्कि जलवायु संवेदनशील शहरी नियोजन, सतत अवसंरचना, प्राकृतिक जल निकासी तंत्र के संरक्षण तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन के समन्वित दृष्टिकोण में निहित है। यही आपदा प्रतिरोधी सारों के निर्माण का आधार बनेगा। स्टडी IAS में